मैं बिना कोई भूमिका बांधे सीधे मुद्दे पर आता हूं। जब हमें पार्क में एक लाश मिली तो वो बिल्कुल वैसी चीज नहीं थी जिसकी हमें वहां मिलने की उम्मीद थी। ऐसा नहीं है कि पार्क में कभी किसी को फेंकी हुई लाश नहीं मिलती। बीच बीच में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दुनिया की सबसे आम बात है, लेकिन जब आप पूरे राज्य में, खासकर बड़े बड़े पार्कों में काम करते हैं, तो कभी कभी ऐसी घटनाएं सामने आ ही जाती हैं। लेकिन इस पूरे मामले की सबसे अजीब बात लाश मिलना नहीं था, बल्कि ये था कि उसकी मौत की कोई वजह ही दिखाई नहीं दे रही थी। जब हमें वो लाश मिली तो उसके शरीर पर किसी तरह का एक भी निशान नहीं था। ऐसा कोई छेद या सुई का निशान नहीं था जिससे लगे कि ड्रग ओवरडोज हुआ हो। लड़ाई झगड़े का भी कोई निशान नहीं था। किसी जानवर के काटने के भी कोई निशान नहीं थे। लेकिन इस पूरी घटना की सबसे डरावनी चीज थी उसकी मुस्कान। जिस महिला की लाश हमें मिली थी, उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी। वो मुस्कान इतनी अजीब थी कि बिल्कुल अस्वाभाविक लग रही थी, और यकीन मानिए ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। कुछ समय बाद पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन मौत की वजह अज्ञात बताई गई। जी हाँ, डॉक्टर कोई कारण नहीं ढूंढ पाए, यहां तक कि किसी प्राकृतिक कारण से हुई मौत भी नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वो महिला बस कहीं लेट गई और वहीं उसकी मौत हो गई। लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर वही डरावनी बिगड़ी हुई मुस्कान रह गई। लेकिन ऐसा होना तो नामुमकिन है ना? कोई इंसान सिर्फ अपनी इच्छा से तो मर नहीं सकता। सही कहा ना? लेकिन यहीं से कहानी और भी अजीब होने लगती है। पहली लाश मिलने के कुछ हफ्तों बाद दूसरी लाश भी मिली, और इस बार भी हालात लगभग बिल्कुल वैसे ही थे। एक लाश, चेहरे पर वही मुस्कान, और मौत की कोई साफ वजह नहीं। थोड़ा आगे की बात करें तो पता चला कि जो आदमी बाहर से बिल्कुल जवान और स्वस्थ दिख रहा था, उसके अंदरूनी अंग ऐसे थे जैसे किसी लगभग 100 साल के इंसान के हों। अगर ये बात आपको समझ से बाहर लग रही है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज तक मैं भी इस अजीब घटना का कोई मतलब नहीं निकाल पाया हूं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का शरीर बाहर से पूरी तरह स्वस्थ दिखे, लेकिन उसके अंदरूनी अंग उसकी उम्र से कई गुना ज्यादा बूढ़े हों? यह सब देखकर हमारी जिज्ञासा और बढ़ गई। इसलिए हमने पूरे इलाके की और गहराई से जांच शुरू कर दी। ऊपर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। ये पार्क कई दशकों से खुले हुए थे और कभी ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई थी। फिर जब कई महीनों तक कोई और मौत नहीं हुई तो हम थोड़ा निश्चिंत हो गए। पार्क में आने वाले लोग भी अब आराम से आने लगे थे, और हमें भी लगने लगा था कि शायद सबसे बुरा दौर अब खत्म हो चुका है। लेकिन फिर फरवरी के बीच का समय आया और हमें एहसास हुआ कि हम पूरी तरह गलत थे। हमारे एक बहुत ही युवा कर्मचारी ने तबीयत खराब होने की शिकायत दी। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, और सुनने में भी काफी परेशानी हो रही थी। इसके अलावा भी कई लक्षण थे। हम उसे अस्पताल ले गए। वहां कई तरह के टेस्ट किए गए, लेकिन सभी रिपोर्ट यही बता रही थी कि उसके अंदरूनी अंग पूरी तरह ठीक हैं। डॉक्टरों को समझ नहीं आया कि उसकी हालत ऐसी क्यों है, इसलिए उन्होंने बस अगले कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी। 2 दिन बाद वही कर्मचारी वापस काम पर आई, लेकिन इस बार उसके सर के सारे बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। मेरा मतलब रंगे हुए सफेद बालों से नहीं है। मैं ऐसे बालों की बात कर रहा हूं जो लगभग पूरी तरह सफेद थे, जैसे वो इंसान अचानक कई दशक बूढ़ा हो गया हो। जाहिर है वो खुद बुरी तरह डरी हुई थी, और हमारी हालत भी कुछ अलग नहीं थी। मैंने उसे बैठाया और पूछा कि आखिर ये हुआ कैसे।
उसने बताया कि एक सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके बाल सफेद हो चुके थे। उसने ये भी कहा कि इसके अलावा कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हो रहा था। उसकी तबीयत भी पहले से बेहतर थी, इसलिए वो काम पर वापस लौट आई। हमने उसे काम करने दिया, लेकिन एहतियात के तौर पर कुछ समय तक उस पर नजर बनाए रखी। फिर मई का महीना आया और यहीं से मेरे साथ कुछ ऐसा होने लगा जिसने इस पूरे मामले को मेरे लिए बहुत पर्सनल बना दिया। तब तक पाक में ना तो किसी की मौत की खबर आई थी और ना ही किसी अजीब बीमारी की। हाँ, पूरा मामला अब भी रहस्यमय था, लेकिन कम से कम सब कुछ समय के लिए शांत था, और यही बात हमारे लिए राहत की थी। उस दिन मुझे देर तक काम करना था, इसलिए मैंने लगभग सभी लोगों को घर भेज दिया। मुझे कोई खास काम नहीं करना था, बस थोड़ा सा कागजी काम निपटाना था। तो संक्षेप में कहूं, सब लोग घर चले गए। मैं ऑफिस में ही रुक गया, कुछ फाइलें व्यवस्थित की और वो कागजी काम पूरा करने लगा जिसे मैं काफी समय से टाल रहा था, क्योंकि सच कहूं तो मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। जब ये घटना हुई उस समय पूरे स्टेशन में मैं अकेला था। मैं अपने काम में व्यस्त था। तभी अचानक पूरे स्टेशन की लाइटें अजीब तरह से झिलमिलाने लगी। पहले हल्की सी टिमटिमाहट हुई, फिर अचानक बिजली का तेज झटका आया और लाइटें बार बार जलने बुझने लगीं, और आखिरकार सारी लाइटें पूरी तरह बंद हो गईं। शाम के करीब 7 या 8 बज रहे होंगे। खिड़की से थोड़ी बहुत रोशनी अभी भी अंदर आ रही थी, लेकिन वो भी तेजी से कम होती जा रही थी। मैं तुरंत फ्यूज बॉक्स देखने चला गया। उसमें सभी ब्रेकर ट्रिप हो चुके थे। मैंने पहले अच्छी तरह देख लिया कि कहीं कोई खराबी तो नहीं है। फिर सारे ब्रेकर वापस ऑन किए और सारी लाइटें फिर से जल उठी। मैं वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया और अगले 2 घंटे तक काम करता रहा। फिर अचानक लाइटें दोबारा चली गईं। मैं उठकर फिर से देखने ही वाला था कि तभी मुझे किसी की मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनाई दी। मानता हूं यह थोड़ा अजीब था, लेकिन मुझे लगा कि आवाज देकर देखता हूं, शायद पता चल जाए कि आवाज कहां से आ रही है, क्योंकि वो आवाज काफी धीमी थी। मैंने आवाज लगाई और उसी पल मुझे किसी की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। अगर उन चीखों का वर्णन करूं तो उनमें सिर्फ दर्द था, लेकिन अजीब बात यह थी कि ऐसा लग रहा था जैसे चीखने वाला किसी साउंड प्रूफ कमरे के अंदर हो या फिर पानी के नीचे। हमारे आसपास कहीं भी कोई झील नहीं थी, इसलिए यह बात और भी ज्यादा अजीब थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो आवाज किसी झील से नहीं आ रही थी। फिर भी मैं पूरी तरह उलझ गया था और सच कहूं तो थोड़ा घबरा भी गया था। इसलिए मैंने उन चीखों का सोर्स ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। आखिरकार उन आवाजों का पीछा करते करते मैं स्टेशन के मेन दरवाजे तक पहुंच गया। मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और अपना कान उस पर लगा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज दरवाजे की ठीक दूसरी तरफ से आ रही हो। लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं दिखाई दिया। मैंने फिर से कान दरवाजे पर लगाया और इस बार भी चीखें वही थी, बस जैसे किसी मोटी दीवार के पीछे से आ रही हो। उस वक्त मैं डरा हुआ नहीं था, या यूं कहिए कि इतना भी नहीं कि घबरा जाऊं, लेकिन मेरे पेट में एक अजीब सी बेचैनी जरूर होने लगी थी। वैसी बेचैनी जैसी तब होती है जब आपको लगता है कि शायद तबीयत बिगड़ने वाली है। ऐसा एहसास कि शरीर में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है कि समझ आ जाए कि आखिर परेशानी क्या है। मुझे लगा कि उस रहस्यमय आवाज का सच जानने का बस एक ही तरीका है,
इसलिए मैंने एक बार फिर दरवाजे पर कान लगाया और ध्यान से सुनने लगा। आवाज अब भी वही थी, जबकि कुछ ही पल पहले मेरी आंखें मुझे बता चुकी थी कि बाहर कोई भी नहीं है। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, मेरे चेहरे से एक असामान्य रूप से गर्म हवा का झोंका टकराया। मानता हूं मई का महीना था, लेकिन वो गर्मी मई जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो जून के बीचों बीच तपती दोपहर हो। जैसे ही मैं बाहर निकला, मुझे लगा कि मेरे आसपास की हर चीज अचानक धीमी पड़ गई है। मैंने स्टेशन के चारों तरफ नजर दौड़ाई। मुझे हवा में कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया, जैसे फूलों का पराग उड़ रहा हो। मुझे चीखें अब भी सुनाई दे रही थी, लेकिन अब वो किसी अजीब सी आवाज में दबती जा रही थी। ऐसी आवाज जैसी पानी के नीचे सुनाई देती है। मैं साफ जानता था कि मैं पानी के अंदर नहीं था, लेकिन हर आवाज इतनी विकृत हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया पानी के नीचे सुनाई दे रही हो। मैं आगे बढ़ा और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी अपनी हरकतें भी बहुत धीमी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय और मैं खुद दोनों ही लगभग रुक चुके हों। कुछ ही देर बाद मुझे असहनीय गर्मी महसूस होने लगी। मुझे लोगों की धुंधली सी परछाइयां और आकृतियां दिखाई दे रही थी, लेकिन वो कौन थे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर अचानक चारों तरफ बहुत तेज रोशनी फैल गई, इतनी तेज कि मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। लेकिन आंखें बंद करने के बाद भी रोशनी कम नहीं हुई। वो अब भी असहनीय रूप से बहुत ज्यादा तेज थी। तभी मुझे किसी की आवाज सुनाई दी, जो मेरा नाम पुकार रही थी, और अगले ही पल मेरी आंख खुली। मुझे तेज बुखार था और मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरे चारों तरफ डॉक्टर और नर्सें खड़े थे और उनके चेहरों पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। मैं पूरी तरह उलझ गया था। मैंने पूछा, आखिर हुआ क्या है? उन्होंने बताया कि मुझे 104 डिग्री का तेज बुखार था और कुछ समय पहले ही मेरी दिल की धड़कन पूरी तरह रुक गई थी। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि पार्क में दौड़ लगाने आए एक व्यक्ति ने मुझे जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ पाया था। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और संक्षेप में कहूँ तो मैं पिछले पूरे 2 हफ्तों से अस्पताल में भर्ती था। मैं पूरे 2 हफ्तों तक वहीं था और अभी कुछ ही देर पहले मुझे होश आया था। ये सुनकर मैं पूरी तरह सदमे में था। मुझे पूरा यकीन था कि मैं तो अभी कुछ ही मिनट पहले रेंजर स्टेशन में था। मुझे इस बात पर विश्वास करने में ही बहुत समय लग गया कि मैं अस्पताल में हूं। 2 हफ्तों से भर्ती होने की बात तो और भी अविश्वसनीय लग रही थी। मुझे लगा शायद मैं कोई सपना देख रहा हूं। मैं बार बार इंतजार करता रहा कि अब मेरी नींद खुलेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अस्पताल में रहने के दौरान डॉक्टरों ने मेरे लगभग हर संभव मेडिकल टेस्ट किए थे, लेकिन आखिर तक कोई भी ये नहीं समझ पाया कि मुझे हुआ क्या था। अजीब बात यह थी कि मैं सचमुच बीमार था, लेकिन किसी भी टेस्ट में बीमारी का कोई सबूत नहीं मिला। यहाँ तक कि जब मैं कोमा में था, तब भी डॉक्टरों के पास इसकी कोई ठोस वजह नहीं थी और मेरे पास तो उससे भी कम जवाब थे। उसके बाद मुझे पूरी तरह ठीक होने में 1 और महीना लगा और आखिरकार मैं फिर से अपनी नौकरी पर लौट गया। उस दिन के बाद ना तो मेरे साथ कभी वैसी कोई घटना हुई और ना ही उस पार्क में फिर कभी ऐसी रहस्यमय परिस्थितियों में किसी की मौत हुई या कोई अजीब बीमारी फैली। मेरे शरीर पर अचानक बूढ़ा होने जैसा कोई बड़ा असर नहीं दिखाई दिया, लेकिन इतना तय है
कि उस दिन वहां कुछ बहुत अजीब जरूर हुआ था। आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि वो क्या था या फिर आखिर ऐसा हुआ ही क्यों। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि 10 साल से भी ज्यादा समय पहले ये रहस्यमय घटनाएं अचानक बंद क्यों हो गईं। इसका भी मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जिन्हें शायद हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। मैं एक पार्क रेंजर हूं और पिछले लगभग 12 सालों से इसी पेशे में काम कर रहा हूं। जहां मैं काम करता हूं, आपको उस इलाके की कुछ गुफाओं से जुड़ी एक घटना बताना चाहता हूं। काफी समय से उस इलाके में लोग रहस्यमय तरीके से गायब होते रहे हैं। मुझे पता है कि गुफाओं वाले इलाके में लोगों का लापता हो जाना कोई बहुत अनोखी बात नहीं है, लेकिन इस मामले में कहानी इससे कहीं ज्यादा अजीब है। लोग अक्सर कहते हैं कि शाम ढलने के समय कुछ गुफाओं के प्रवेश द्वारों से आवाजें गूंजती हुई सुनाई देती हैं। यही वजह है कि हम लोग जो इस इलाके में काम करते हैं उन गुफाओं को आपस में डेड केव्स कहकर बुलाते हैं। वैसे ये नाम सिर्फ हमारे विभाग के लोग इस्तेमाल करते हैं। जहां तक मुझे पता है, आसपास रहने वाले लोग इस नाम का इस्तेमाल नहीं करते। यह सचमुच डराने वाली बात है, क्योंकि मैंने खुद भी कई बार इसकी जांच की है। और हां, ऐसा सच में लगता है कि उन गुफाओं के अंदर से किसी की आवाजें आ रही हैं। लेकिन सिर्फ यही बात अजीब नहीं है, उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि वो आवाजें बिल्कुल असली इंसानों जैसी लगती हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई ठीक गुफा के मुहाने पर खड़ा होकर आपको अपने पास बुला रहा हो, और यह एहसास रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। खैर, इन आवाजों की वजह से समय समय पर कुछ परेशानियां जरूर हुई हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अब उस इलाके से दूर ही रहते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं तो नहीं, हम उन गुफाओं में किसी भी तरह की टूर सर्विस नहीं चलाते, और अगर कभी चलाते भी तो शाम ढलने के समय तो बिल्कुल नहीं। खैर, अब सीधे असली बात पर आता हूं। यह कहानी मेरे लिए बहुत पर्सनल है। कुछ साल पहले मेरा भांजा इन्हीं गुफाओं में लापता हो गया था, और यह कहानी उस समय की है जब मैंने उसे ढूंढने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर तलाश अभियान चलाया था। जब हमने औपचारिक रूप से खोज शुरू की, तब तक मेरा भांजा 24 घंटे से भी ज्यादा समय से लापता था। हमें आखिरी बार उसके इसी इलाके की गुफाओं में होने की जानकारी मिली थी, लेकिन शुरुआत से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसका सारा सामान गुफा के प्रवेश द्वार पर पड़ा मिला, और इसमें कोई शक नहीं था कि वो सामान उसी का था, क्योंकि वो हमेशा अपने बैग पर अपना नाम सिलवा कर रखता था। उसका ऐसा करना इसलिए था ताकि अगर कभी उसका सामान खो जाए, या जैसा कि इस बार हुआ वो खुद लापता हो जाए, तो जिसे भी उसका सामान मिले उसे पता हो कि किसे ढूंढना है या सामान किसे लौटाना है। एक बात जानना जरूरी है, मैं और मेरा भांजा कई बार साथ में गुफाओं की खोज करने जा चुके थे, और वो अकेले भी कई बार ऐसा कर चुका था। वो इस काम में नया नहीं था। नई हो या पुरानी, किसी भी गुफा में अकेले रास्ता बनाकर आगे बढ़ने की उसमें पूरी क्षमता थी। इसलिए उसका सामान गुफा के बाहर यूं ही पड़ा मिलना बहुत अजीब बात थी। शुरुआत में हमें लगा शायद उसके साथ कोई हादसा गुफा के बाहर ही हुआ होगा और वो अंदर तक पहुंचा ही नहीं होगा। इसलिए गुफाओं में सर्टिफाइड सर्च एंड रेस्क्यू वाले सभी लोगों को पूरे पार्क में अलग अलग जगह तलाश करने के लिए भेज दिया गया, और हमारी टीम गुफा के अंदर और गहराई तक बढ़ती चली गई। गुफाएं आमतौर पर बहुत डार्क होती हैं
और कई बार ऐसा माहौल लोगों को ऐसी चीजें दिखाने लगता है जो वास्तव में होती ही नहीं। लेकिन जो बात मैं अब बताने जा रहा हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, वो मेरा भ्रम नहीं था। गुफा के अंदर तलाश करते समय हमें किसी की चीखें सुनाई देने लगी। वो चीखें काफी हद तक मेरे भांजे की आवाज जैसी लग रही थी, लेकिन गुफा के अंदर गूंज की वजह से हम पूरी तरह यकीन नहीं कर सकते थे। मैंने जोर से अपने भांजे का नाम पुकारा, लेकिन जैसे ही मेरी आवाज गूंजी, सब कुछ एकदम शांत हो गया। मैं आसपास नजर घुमा ही रहा था, तभी मेरी आंख के कोने से मैंने किसी चीज को तेजी से भागते हुए देखा। वो किसी इंसान के पैरों जैसे लगे। मैंने तुरंत बाकी टीम को बताया और हम सब उसी दिशा में दौड़ पड़े जहां मुझे वो पैर दिखाई दिए थे। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वहां कोई भी नहीं था। अब मेरी चिंता सचमुच बढ़ने लगी थी। जो चीखें हमने पहले सुनी थी वो बहुत भयानक थी। वैसी चीखें जैसी शायद किसी इंसान को बुरी तरह यातना दी जा रही हो। यही वजह थी कि मैं और पूरी सर्च टीम और भी तेजी से तलाश करने लगे। हमने घंटों तक खोजबीन की, लेकिन जब कुछ भी नहीं मिला तो अंधेरा होने से पहले वापस लौटने की तैयारी करने लगे। तभी मानो कोई हमारी बातें सुन रहा हो। हमें एक बहुत साफ आवाज सुनाई दी। वो मेरे भांजे की आवाज थी और वो रोते हुए मदद की गुहार लगा रहा था। हमने भी उसे आवाज दी, लेकिन जवाब में सिर्फ वही लगातार मदद की पुकार सुनाई देती रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी टेप बार बार चल रही हो, जिसमें सिर्फ टूटी हुई आवाज में हेल्प हेल्प यही दोहराया जा रहा हो। और फिर अचानक सब कुछ बंद हो गया। इस घटना के बाद हमने तय किया कि जितना सुरक्षित समय हमारे पास बचा है उतनी देर तक आगे बढ़कर तलाश जारी रखेंगे। मुझे याद है मैं लगभग भागते हुए आगे बढ़ रहा था और मन ही मन बस यही प्रार्थना कर रहा था कि मेरा भांजा जिंदा और सुरक्षित हो। लेकिन जैसे जैसे हमारी तलाश आगे बढ़ती गई, उम्मीदें कम होती चली गईं। गुफा के अंदर हमें उसकी एक शर्ट मिली। वो बुरी तरह फटी हुई थी और उस पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। उसी पल चिंता ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। मेरी आंखों में आंसू भरने लगे। टीम के एक सदस्य ने मुझे पीछे हटने को कहा। मैंने पहले मना किया, लेकिन सच तो यह था कि वो सही थे। मुझे खुद को संभालने के लिए कुछ पल चाहिए थे और मेरे मन का एक हिस्सा इस बात से डरा हुआ था कि कहीं अगली चीज जो हमें मिले वो ऐसी ना हो जिसे मैं कभी देखना ही ना चाहूं। तलाश का अभियान कई हफ्तों तक और चलता रहा, लेकिन उन्होंने जितनी भी कोशिश की उन्हें कुछ नहीं मिला। उसके कपड़ों जैसी पहचान वाली कुछ चीजों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें मेरे भांजे तक पहुंचा सके। आज भी उस पूरी तलाश की कुछ बातें मुझे अंदर तक परेशान करती हैं। मेरे भांजे के गायब होने का दुख अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसका सामान गुफा के बाहर कैसे रह गया, और अगर उसका सामान बाहर था तो वो गुफा के इतने अंदर आखिर पहुंचा कैसे। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो गया कहां। गुफाएं बहुत विशाल होती हैं। पूरी संभावना है कि वो या फिर उसके अवशेष आज भी कहीं उसी गुफा के अंदर हों। लेकिन समय के साथ एक बात साफ हो गई है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे मुझे और मेरे पूरे परिवार को ना चाहकर भी स्वीकार करना पड़ा। सच कहूं, आज भी ये सब लिखते हुए मेरा दिल दुखता है। काश मेरे पास इस सवाल का जवाब होता कि आखिर कौन या क्या उसे गुफा के इतने अंदर तक ले गया।
मैं आज भी उसी इलाके में काम करता हूं और आज भी हमारे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन कभी कभी मैं कसम खाकर कह सकता हूं, जब मैं उस गुफा के मुहाने पर खड़ा होता हूं तो मुझे आज भी उसकी आवाज सुनाई देती है। मेरे प्यारे भांजे, तुम्हारे साथ जो भी हुआ, मैं बस यही दुआ करता हूं कि अब तुम किसी बेहतर जगह पर हो और शांति से आराम कर रहे हो। यह कहानी रायन नाम के एक पार्क रेंजर की है। रायन ने सुबह नॉर्दर्न स्टेशन पर बाकी पार्क रेंजर्स के साथ अपनी ब्रीफिंग पूरी कर ली थी और दिन की गश्त के लिए अपने सभी निर्देश ले लिए थे। वो पिछले 15 सालों से पार्क सर्विस में काम कर रहा था। उसके चेहरे पर वर्षों के अनुभव की झलक साफ दिखाई देती थी और उसका शांत स्वभाव साथ काम करने वाले लोगों के साथ साथ पार्क में आने वाले पर्यटकों का भी सम्मान अपने आप जीत लेता था। उस दोपहर उसकी गश्त का रास्ता नॉर्दर्न ट्रेल के सबसे सुनसान हिस्सों से होकर गुजरने वाला था। वो पगडंडी घने जंगलों और पथरीले इलाकों के बीच से निकलती थी, जहां मोबाइल नेटवर्क भी बहुत मुश्किल से आता था। रायन को ऐसी अकेली गश्त सबसे ज्यादा पसंद थी। एक ही रास्तों पर बार बार चलने में उसे एक अजीब सी शांति मिलती थी। जंगल के छोटे छोटे बदलावों को समझना और तुरंत पहचान लेना कि कौन सी चीज वहां की नहीं है, यही उसके काम का सबसे खास हिस्सा था। दोपहर के करीब 3 बजे रायन की नजर एक बैकपैक पर पड़ी। वो लगभग 6 घंटे से लगातार चल रहा था, लेकिन उसके कदमों में जरा भी थकान नहीं थी। वो इस रास्ते पर सैकड़ों बार चल चुका था। वो बैकपैक पगडंडी के किनारे एक बड़े पत्थर पर सीधा रखा हुआ था। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी ने उसे घबराकर या गलती से छोड़ दिया हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे वहां रखा हो। उस पर मौसम का कोई असर नहीं था और ना ही उस पर कोई काई जमी हुई थी। वो बिल्कुल साफ था और हाल ही में वहां रखा गया लगता था। रायन सावधानी से उसके पास पहुंचा। एक अनुभवी रेंजर होने के नाते उसकी सहज समझ तुरंत कह रही थी कि यहां कुछ ठीक नहीं है। वो अच्छी क्वालिटी वाला हाइकिंग बैकपैक था, जैसा लोग किसी प्रोफेशनल आउटडोर स्टोर से खरीदते हैं। जब रायन ने उसे सावधानी से खोला तो अंदर रखी चीजों से साफ पता चल रहा था कि कोई व्यक्ति नॉर्मल डे हाइक के लिए निकला था। अंदर लगभग भरी हुई पानी की बोतल थी। प्लास्टिक में लिपटा हुआ आधा खाया हुआ सैंडविच था, जो इतना ताज़ा था कि उसमें रखे टर्की और चीज़ की खुशबू तक महसूस हो रही थी। एक हल्की रेन जैकेट तरीके से तय करके रखी हुई थी और पार्क का एक ट्रेल मैप था, जिसमें एक रास्ता चिन्हित था जो इस जगह से सिर्फ 2 मील आगे तक जाता था। उसके अंदर एक नया चमड़े की जिल्द वाला जर्नल भी था। रायन ने उस जर्नल को सावधानी से खोला। अंदर की लिखावट बहुत साफ सुथरी और व्यवस्थित थी। साफ पता चलता था कि लिखने वाले ने अपने अनुभवों को ध्यान से दर्ज किया था। शुरुआती एंट्रीज 3 दिन पहले की थी। उनमें उस हाइकर के इस इलाके में पहुंचने, नॉर्दर्न टेरिटरीज घूमने के उत्साह और शाम तक तय किए गए रास्तों को पूरा करने का प्लान लिखा हुआ था। सबसे आखिरी एंट्री उसी दिन की थी, जो सुबह सुबह हाइक शुरू होने से पहले लिखी गई थी। रायन ने जर्नल की आखिरी एंट्रीज पढ़ी और उन्हें पढ़ते ही वो वहीं रुक गया। उसमें लिखा था, कोई चीज मेरा पीछा कर रही है। मैंने उसे सुबह सनराइज के समय सुना था। कैबिन के पीछे पेड़ों के बीच कोई बहुत बड़ी चीज चल रही थी। मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन उसके भारी कदमों की आवाज साफ सुनी, जो चलते हुए टहनियां तोड़ रही थी। जब मैंने आवाज लगाई तो वो आवाज तुरंत बंद हो गई।
अब चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है, लेकिन ये सन्नाटा उन आवाजों से भी ज्यादा डरावना है। फिर भी मैं इस ट्रेल पर आगे जाऊंगा। मुझे यकीन करना है कि मैं अपना मानसिक संतुलन नहीं खो रहा। मुझे यकीन करना है कि ये जंगल अब भी एक ऐसी जगह है जहां एक सामान्य इंसान बिना डर के चल सकता है। मैं जो भी देखूंगा और सुनूंगा, सब कुछ इस जर्नल में लिखूंगा। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो कम से कम ये सबूत रहेगा कि मैं वहम का शिकार नहीं था। यही उस जर्नल की आखिरी एंट्री थी। रायन ने तुरंत रेडियो पर डिस्पैच से संपर्क किया और अपनी खोज की जानकारी दी। करीब 40 मिनट के अंदर सर्च एंड रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई। उन्होंने तुरंत आसपास के जंगल में व्यवस्थित तरीके से खोज शुरू कर दी। बैकपैक वाली जगह को केंद्र मानकर उनका खोज क्षेत्र लगातार बड़ा किया जाने लगा। रायन भी उनके साथ था और इलाके की पूरी जानकारी देकर उनका मार्गदर्शन कर रहा था। घंटे बीतते चले गए। सूरज धीरे धीरे क्षितिज की ओर ढलने लगा। सर्च टीम ने ऐसे ट्रेन कुत्तों को बुलाया जो लापता लोगों और मानव अवशेषों का पता लगाने में माहिर थे। बैकपैक मिलने की जगह से लगभग 300 मीटर दूर पहुंचते ही वो कुत्ते अचानक बेचैन हो गए। वो अपने हैंडलर्स को एक छोटे खुले स्थान तक ले गए जहां जमीन उखड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत भारी चीज झाड़ियों के बीच से होकर गुजरी हो, लेकिन वहां कोई लाश नहीं थी। खून का भी कोई निशान नहीं था। न फटे हुए कपड़े मिले, न ही संघर्ष का कोई सबूत। हाँ, उन्हें एक चीज जरूर मिली, एक अकेला जूता जो उस जगह के पीछे पगडंडी पर रखा था जहां कुत्ते पहली बार बेचैन हुए थे। उस जूते के फीते बंधे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खड़े खड़े उसे उतारा हो और बहुत सावधानी से जमीन पर रख दिया हो। तलाश शाम तक चलती रही और अगले दिन भी जारी रही। 3 अलग अलग जिलों के पार्क रेंजर्स भी इस अभियान में शामिल हो गए। थर्मल इमेजिंग से लैस एक हेलीकॉप्टर ने पूरे जंगल के ऊपर उड़कर खोजबीन शुरू की, लेकिन वो लापता हाइकर कभी नहीं मिला। कोई शव बरामद नहीं हुआ, कोई अवशेष भी नहीं मिले। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान बस इस दुनिया से गायब हो गया हो और पीछे रह गए तो सिर्फ उसका बैकपैक, वो जर्नल जिसकी आखिरी एंट्री बहुत रहस्यमय थी, और जंगल की पगडंडी पर बड़ी सावधानी से रखा हुआ एक अकेला जूता। उस शाम रायन ने अपनी डिटेल रिपोर्ट तैयार की जिसमें अपनी खोज और उसके बाद हुए पूरे तलाश अभियान का हर विवरण दर्ज किया। इस मामले को आधिकारिक तौर पर मिसिंग पर्सन्स इन्वेस्टिगेशन के रूप में दर्ज किया गया। निर्धारित कानूनी समय बीतने के बाद उस हाइकर को मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन कई सवाल अब भी बिना जवाब के रह गए। इसके बाद रायन अपनी सामान्य गश्त पर वापस लौट आया, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वो बार बार उसी आखिरी जर्नल एंट्री के बारे में सोचने लगा जिसमें हाइकर को पूरा यकीन था कि जंगल में कोई चीज उसका पीछा कर रही थी। 3 हफ्ते बाद रायन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसे एक बहुत परेशान कर देने वाली जांच की राह पर ला खड़ा किया। उसने पार्क के पुराने रिकॉर्ड्स निकाले और पिछले 20 वर्षों के मिसिंग पर्सन मामलों की फाइलें खंगालनी शुरू कर दी। वो किसी ऐसे पैटर्न की तलाश कर रहा था जो साबित कर सके कि नॉर्दर्न ट्रेल पर हुई वो घटना अकेली नहीं थी। लेकिन जो उसे मिला उसने उसे अंदर तक हिला दिया। पहला मामला 1999 का था। एक हाइकर नॉर्दर्न ट्रेल से लापता हुआ था और पीछे छोड़ गया था अपना बैकपैक, निजी सामान और एक जर्नल। उस जर्नल में भी बिल्कुल ऐसी ही बातें लिखी थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है या उसे देख रहा है। वो हाइकर भी कभी नहीं मिला
और उसका मामला आज तक अनसुलझा है। रायन ने अगली फाइल निकाली। साल था 2005। एक और नॉर्दर्न ट्रेल से लापता हुआ हाइकर, फिर एक बैकपैक और उसके अंदर निजी सामान, और उसके बाद 2008, 2011, 2013 और 2016। कुल 7 मामले पूरे 17 सालों में। 7 हाइकर्स जो पार्क के लगभग उसी इलाके से लापता हुए थे। 7 बैकपैक और कुछ के अंदर एक जर्नल। जो भी जर्नल मिले थे उनकी आखिरी एंट्रीज में लिखा था कि कोई ऐसी चीज उनका पीछा कर रही थी जिसे वो सुन तो सकते थे लेकिन देख नहीं सकते थे। कोई ऐसी चीज जो जंगल में इस तरह घूमती थी कि उसकी हरकतें किसी साधारण जानवर जैसी नहीं बल्कि कहीं ज्यादा समझदार और उद्देश्यपूर्ण लगती थी। फिर भी इन 7 मामलों की अलग अलग जांच हुई थी। किसी भी पुराने जांचकर्ता ने इनके बीच कोई संबंध नहीं जोड़ा था। किसी ने उन जर्नल्स को ध्यान से पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझी। किसी की नजर उस पैटर्न पर नहीं गई। रायन उन सभी जर्नल्स को अपने घर ले आया और उन्हें अपने डाइनिंग टेबल पर एक एक करके फैला दिया। फिर उसने उन्हें समय के क्रम में पढ़ना शुरू किया। वो सिर्फ लोगों के लापता होने की समय रेखा नहीं बना रहा था बल्कि उन आखिरी एंट्रीज में लिखे गए व्यवहार और घटनाओं का भी एक पैटर्न तैयार कर रहा था। उत्तरी जंगल में जो भी मौजूद था, चाहे वो कोई जीव हो, कोई रहस्यमय एंटिटी हो या कुछ और, वो एक तय पैटर्न का पालन करता हुआ दिखाई देता था। वो हाइक शुरू होने से पहले सुबह सुबह ही अपनी मौजूदगी का एहसास उस हाइकर को करा देता था। वो हाइकर को उसके तय रास्ते पर आगे बढ़ने देता था। खुद दूर ही रहता था लेकिन इतनी आवाज जरूर करता था कि उसकी मौजूदगी महसूस होती रहे। फिर ट्रेल पर एक खास जगह पहुंचने के बाद, जो लगभग हर हाइकर के नक्शे में एक जैसी लोकेशन पर थी, उसका पीछा करना अचानक तेज हो जाता था। सभी जर्नल्स में एक ऐसे पल का जिक्र था जब जंगल में उस चीज के चलने की आवाज अचानक और ज्यादा तेज और पहले से कहीं ज्यादा पास सुनाई देने लगती थी। कई हाइकर्स ने लिखा था कि वो डरकर भागने लगे थे और घबराहट में पूरी ताकत से ट्रेल पर दौड़ पड़े थे, जबकि कुछ लोगों ने लिखा था कि उन्होंने भागने की बजाय वहीं रुककर अपने पीछे आने वाली चीज का सामना करने की कोशिश की। लेकिन हर एक मामले में जर्नल की आखिरी एंट्री यहीं आकर खत्म हो जाती थी। उसके बाद ना कोई आखिरी शब्द, ना कोई सफाई, ना ये बताया गया कि उन अंतिम पलों में क्या हुआ। आगे सिर्फ खाली पन्ने थे। अब रायन का पूरा ध्यान इसी पैटर्न को समझने में लग गया। उसने अपनी छुट्टियों के दिन खुद नॉर्दर्न ट्रेल पर घूमना शुरू कर दिया। वो हर असामान्य जानवर की गतिविधि या किसी भी ऐसे संकेत पर नजर रखता था जो इन गायब होने की घटनाओं की वजह समझा सके। उसने उन पार्क रेंजर्स से भी बातें की जो कई दशक पहले इसी इलाके में काम कर चुके थे। उसने उन पर्यटकों से भी बातचीत की जिन्होंने ये ट्रेल पूरा किया था और सुरक्षित लौट आए थे। उसने मौसम के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले ताकि पता चल सके कि कहीं इन घटनाओं का किसी मौसम या वातावरण से कोई संबंध तो नहीं है। लेकिन उसे पता चला कि ये घटनाएं बिल्कुल रैंडम थीं। इनका किसी खास मौसम या मौसम के पैटर्न से कोई संबंध नहीं था। कभी कभी तो 2 घटनाओं के बीच कई कई साल का अंतर होता था। सब कुछ लगभग पूरी तरह बेतरतीब लग रहा था, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली और वो थी जगह। हर बार वही नॉर्दर्न ट्रेल का हिस्सा, वही किलोमीटर मार्कर जहां रास्ते अलग अलग हो जाते थे और जंगल पहले से कहीं ज्यादा घना और सुनसान हो जाता था। और हर बार वही पैटर्न, हाइकर्स बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते थे।
धीरे धीरे रायन खुद भी कुछ ऐसे बदलाव महसूस करने लगा जिन्होंने उसे चिंतित कर दिया। उसे नींद आनी बंद हो गई। उसका दिमाग बार बार उन्हीं मामलों की हर छोटी बड़ी बात दोहराता रहता था। वो अपने साथियों के साथ भी चिड़चिड़ा रहने लगा था। जिन सोशल गैदरिंग्स में जाना उसे पहले अच्छा लगता था, अब उसने वहां जाना भी बंद कर दिया था। अब उसकी पूरी दुनिया सिर्फ एक ही चीज तक सिमट गई थी, उन 7 लापता हाइकर्स का रहस्य और वो अनजान ताकत जिसने उन्हें निकल लिया था। एक दोपहर रायन अकेला रेंजर स्टेशन में बैठकर अपना कागजी काम कर रहा था। तभी उसका सुपरवाइजर उसके पास आया और निजी तौर पर उससे बात करने को कहा। उसके सुपरवाइजर ने रायन की मानसिक स्थिति और पिछले कुछ समय से उसके बदले हुए व्यवहार को लेकर चिंता जताई। उसके साथियों ने भी महसूस किया था कि वो हमेशा तनाव में रहने लगा है। वो पुराने मामलों के बारे में अजीब अजीब सवाल पूछ रहा था और वो ऐसी जानकारियां ढूंढने में घंटों बिताता था जिनका उसकी वर्तमान ड्यूटी से कोई सीधा संबंध नहीं था। सुपरवाइजर ने सलाह दी कि रायन कुछ दिनों की छुट्टी ले ले और अगर जरूरत लगे तो किसी काउंसलर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से भी बात करे। ये सुनकर रायन अंदर ही अंदर काफी झुंझला गया था। वो अपने सुपरवाइजर को उन 7 मामलों के बीच मिले हैरान कर देने वाले संबंधों के बारे में बताना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने मन में उन बातों को शब्द देना शुरू किया, उसे एहसास हो गया कि उसका सुपरवाइजर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। लोग उसे वहमी या सनकी समझेंगे। इसलिए रायन ने 1 हफ्ते की छुट्टी लेने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन उसका आराम करने का कोई इरादा नहीं था। उस पूरे हफ्ते उसने बिना किसी आधिकारिक अनुमति के नॉर्दर्न फॉरेस्ट के अंदर अपना खुद का अभियान शुरू कर दिया। उसने उन 7 लापता हाइकर्स के नक्शों में चिन्हित रास्तों का एक एक कदम वैसा ही अनुसरण किया। वो अपने साथ एक ताकतवर फ्लैशलाइट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस, रिकॉर्डिंग का सामान और एक पर्सनल लोकेटर बीकन भी लेकर गया। उसने ठान लिया था कि या तो वो उन लापता हाइकर्स के साथ हुई घटना का कोई सबूत ढूंढ निकालेगा या फिर उस रहस्यमय चीज का सामना करेगा जिसने उन्हें गायब किया था। 2 दिनों तक रायन उसी ट्रेल पर चलता रहा, बिल्कुल उसी रास्ते पर जिसका जिक्र जर्नल्स में किया गया था। आखिरकार वो उसी किलोमीटर मार्कर तक पहुंचा जहां जर्नल्स के अनुसार उस रहस्यमय चीज ने उनका पीछा करना शुरू किया था। रायन आगे बढ़ता रहा, इस इंतजार में कि शायद कुछ हो। घंटों बीत गए। जंगल पूरी तरह शांत था। बस जानवरों की सामान्य आवाजें और पेड़ों के बीच से गुजरती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। दूसरे दिन शाम होने लगी तो रायन ने लगभग उसी जगह अपना कैंप लगाया जहां उसके अनुसार आखिरी घटनाएं हुई थी। उस रात वो अंधेरे में अकेला बैठा रहा और अपने सैटेलाइट डिवाइस में हर छोटी बड़ी बात रिकॉर्ड करता रहा। उसने अपने आसपास के जंगल, सुनी गई आवाज़ों और अपने हर एहसास का विस्तार से वर्णन किया। उसने समय, तापमान और हवा किस दिशा से चल रही थी, सब कुछ दर्ज किया। हर बात उसने वैज्ञानिक सटीकता के साथ लिखी, लेकिन उसने अपने भीतर बढ़ रहे डर और बेचैनी को भी दर्ज किया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा जंगल उसके चारों ओर सिमटता चला आ रहा हो। उसका तर्कसंगत दिमाग बार बार कह रहा था कि वो बिल्कुल अकेला है, लेकिन उसके अंदर की कोई गहरी भावना लगातार कह रही थी कि ऐसा नहीं है। उस रात आखिर हुआ क्या, ये बात खुद रायन भी कभी साफ साफ नहीं बता पाया। उसके सैटेलाइट लॉग्स जगह जगह से अधूरे हो गए थे। उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग भी बिखरी हुई और समझ से बाहर थी। कई कई घंटों तक
सिर्फ सन्नाटा रिकॉर्ड हुआ था। और फिर बीच बीच में रायन की इतनी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती थी कि शब्द मुश्किल से समझ आते थे। सुबह होने पर रायन जंगल से बाहर निकला और वापस लोगों के बीच लौट आया। उसने अपने इस अभियान की कोई आधिकारिक रिपोर्ट कभी दर्ज नहीं कराई। उसने उस रात हुई किसी भी घटना के बारे में न अपने साथियों से बात की और न ही अपने सुपरवाइजर से बताया। छुट्टी खत्म होने के बाद वो वापस काम पर जरूर लौट आया, लेकिन उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। अब वो पहले से कहीं ज्यादा शांत और अपने आप में रहने लगा था। उसने लापता लोगों के मामलों पर सवाल पूछना भी बंद कर दिया था। अगर कोई उससे उसकी खोज के बारे में पूछता तो वो बस इतना कहता कि वहां कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। लेकिन नौकरी छोड़ने से 6 महीने पहले रायन ने एक काम जरूर किया। उसने उन 7 लापता हाइकर्स के सभी जर्नल एंट्रीज को बड़ी सावधानी से एक सुरक्षित लिफाफे में रख दिया। उसने लिफाफा सील किया और बाहर एक नोट लिखा कि अगर कभी उसके साथ कुछ हो जाए तो ये लिफाफा खोला जाए और इसके अंदर मौजूद दस्तावेज ऐसे व्यक्ति को दिए जाएं जो नॉर्दर्न ट्रेल की आगे जांच करने की स्थिति में हो। उसने वो लिफाफा अपने एक भरोसेमंद साथी को सौंप दिया और बस इतना कहा कि इन गायब होने की घटनाओं में एक स्पष्ट पैटर्न है जिसकी गंभीर जांच होनी चाहिए। आज तक वो 7 लापता हाइकर्स कभी नहीं मिले। आज भी पर्यटक नॉर्दर्न ट्रेल्स पर घूमते हैं और पार्क रेंजर्स भी रोज की तरह अपनी गश्त करते हैं, इस बात से पूरी तरह अनजान कि शायद जंगल के सबसे अंधेरे हिस्सों से कोई अब भी उन्हें देख रहा हो। रायन ने जिन संबंधों और पैटर्न को इतनी मेहनत से दर्ज किया था, उनकी कभी कोई आधिकारिक जांच नहीं हुई। वो जर्नल्स वाला लिफाफा आज भी रायन के पुराने साथी के पास सुरक्षित रखा है, लेकिन उसे आज तक कभी खोला नहीं गया। पार्क सर्विस आज भी यही आधिकारिक बयान देती है कि ये सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी नहीं हैं, बल्कि दूर दराज के जंगलों में कभी कभी होने वाली अलग अलग दुर्घटनाएं हैं। और रायन, जिसने पार्क सर्विस की नौकरी छोड़कर दूसरे स्टेट में बसने का फैसला किया, वो फिर कभी उस जंगल में वापस नहीं गया। उस रात जंगल में उसके साथ क्या हुआ था, इस बारे में वो कभी बात नहीं करता। वो बस चुप रहता है, मानो उस अंधेरे जंगल में जहां इंसानी दुनिया खत्म होती है और किसी दूसरी ही दुनिया की शुरुआत होती है, उसने जो देखा या जाना उसे शब्दों में बयान करना उसके लिए अब नामुमकिन हो गया हो। दोस्तों, अगर आपको ये तीनों कहानियां अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करना मत भूलना। कमेंट्स में अपने फीडबैक और सजेशंस भी ज़रूर देना। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाली ऐसी कहानियां आपसे मिस ना हो जाएं, उससे पहले ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।